स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है तमिलनाडु के वहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट के बारे में। एक सी फूड प्रोसेसिंग यूनिट के वहाँ पे अमोनिया गैस का लीकेज हुआ जिसमें कुछ वर्कर्स का डेथ हुआ है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपको जो वर्कर्स का सेफ्टी है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। हमारी कंट्री के अंदर में जो इंडस्ट्रियल लॉज हैं उनके द्वारा आप देखिए कि वर्कर्स का जो सेफ्टी है उसके बारे में मेंशन किया गया है। फिर भी हमारे कंट्री के डिफरेंट पार्ट्स के अंदर में समय समय पे ऐसे जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं वो क्यों देखने के लिए मिलते हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ पे जो सेफ्टी का जो गाइडलाइंस है उनको प्रॉपर वे के अंदर में फॉलो ना किया जाना एक मेजर रीज़न है वो हुआ करता है, जिसकी वजह से आपको इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर में एक्सीडेंट है वो देखने के लिए मिलेगा। तो सेफ्टी गाइडलाइन है, सेफ्टी जो प्लान्स हैं उनको फॉलो ना किया जाना। सेकंड, अगर हम यहाँ पे रीड करें जो रेगुलेटरी बॉडी हैं जिनको कि इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं उनको समय समय पे इंस्पेक्शन करना होता है, उसको सेफ्टी का जो सर्टिफिकेट है वो इशू करना होता है। तो उन रेगुलेटरी बॉडीज़ के द्वारा आप देखिए उन यूनिट्स के वहाँ पे इंस्पेक्शन के लिए ना जाना और वैसे ही सर्टिफिकेट है उसको इशू किया जाना, ये भी एक मेजर रीज़न है जिसकी वजह से आपको ऐसे इंसिडेंट्स वो मिलेंगे। सेफ्टी के रिगार्डिंग में जो इक्विपमेंट्स हुआ करते हैं वो प्रॉपर वे के अंदर में फंक्शनल ना होना, कोई इंसिडेंट के समय में उनका प्रॉपर यूटिलाइज ना किया जाना, ये भी यहाँ पे एक रीज़न हुआ करता है जिसकी वजह से आपको ऐसे जो इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट है वो देखने के लिए मिलेंगे। रिसेंटली गवर्नमेंट के द्वारा क्या यहाँ पे चेंज किया गया है इंडस्ट्रियल एरियाज़ के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि जब लेबर कोड्स लाई गई, 4 हमारे यहाँ पे जो लेबर कोड्स हैं वो लाई गई हैं जिसमें 29 जो इंडस्ट्रियल लॉज हैं उनको कोडिफाई है वो किया गया है। तो सेफ्टी के रिगार्डिंग में भी एक लेबर कोड है वो एग्जिस्ट है वो करता है, जो कि वर्कर्स का जो सेफ्टी है, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी है उसको इंश्योर है वो किया करता है। तो एक लेबर कोड है जो कि वर्कर्स के सेफ्टी के बारे में है। सेकंड, आप देखिए कि गवर्नमेंट के द्वारा समय समय पे कमेटीज़ भी बनाई गई हैं कि इंडस्ट्रियल एरियाज़ में ऐसे जो एक्सीडेंट्स हैं जिनको कि कम किया जा सके। अब यहाँ पे तमिलनाडु का जो गवर्नमेंट है उन्होंने भी एक कमेटी को कॉन्स्टिट्यूट किया है और एक इंटरिम रिपोर्ट है वो जल्दी ही इनके द्वारा दिया जाए और कुछ समय के अंदर में जो फुल्ली जो डिटेल रिपोर्ट है वो आए और जिससे कि कुछ रिकमेंडेशंस उनको यहाँ पे इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर में इम्प्लीमेंट है वो किया जा सके। नेक्स्ट, आपके लिए जो इम्पोर्टेंट यहाँ पे इंफॉर्मेशन होना चाहिए वो आपको अमोनिया गैस के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे अमोनिया गैस का लीकेज हुआ है तो हो सकता है यूपीएससी आपको इस गैस के जो जो यूजेज हैं उनको ऑप्शन के अंदर में मेंशन करे और क्वेश्चन आपसे पूछ लिए कि इस अमोनिया गैस को कौन कौन से एरियाज़ के अंदर में यूटिलाइज है वो किया जाता है, या इसके कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ऑप्शन के अंदर में मेंशन कर दिया जाए। क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है और किस गैस को रिप्रेजेंट करते हैं, अमोनिया गैस का कौन सा यहाँ पे प्रॉपर्टी है। तो जब भी हम अमोनिया गैस के बारे में रीड करते हैं, आप देखिए कि इसको इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर में लार्जर वे के अंदर में यूज़ करते हैं। ये एक हाईली रिएक्टिव गैस हुआ करती है, ये गैस है जो कि हाईली रिएक्टिव है। कलरलेस इसका एक प्रॉपर्टी है, ये कलरलेस है वो हुआ करती है। और कुछ ऐसी गैसेज हुआ करती हैं जो कि आप देखिए कि उसका जो स्मेल है उसी के बेसिस पे उनको डिटेक्ट किया जाता है, तो जिनको कि हम पंजेंट गैस का कैटेगरी के अंदर में काउंट किया करते हैं। अमोनिया गैस जो है वो भी पंजेंट गैस का जो कैटेगरी है उसके अंदर में आया करती है। इसके अगर हम यूटिलाइजेशन के बारे में रीड करें, एप्लीकेशन के बारे में रीड करें, तो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर में इसको एज ए रेफ्रिजरेंट के रूप से यूज है वो किया जाता है। इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर में रेफ्रिजरेंट के रूप से इसको यूज किया जाता है। सेकंड, आप देखिए कि जो फर्टिलाइज़र मैन्युफैक्चरिंग का जो वर्क है, फर्टिलाइज़र का जो इंडस्ट्री है उसके अंदर में भी ये यूज हुआ करती है। फर्टिलाइज़र्स के अलावा आपको जो केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का एरिया है कि कोई न्यू केमिकल है उसका यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करना हो, उसके अंदर में भी एज ए कैटलिस्ट के रूप से एज ए इसका यूटिलाइजेशन है वो किया जाता है अमोनिया गैस का वहाँ पे। तो ये गैस के बारे में था। इंडस्ट्रियल एरियाज़ में जो सेफ्टी है उसके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया और तमिलनाडु के वहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है थ्रीवेल्वर नाम का जो डिस्ट्रिक्ट है। स्टूडेंट, तमिलनाडु के रिगार्डिंग में थ्रीवेल्वर नाम के एक पोइट है उनके बारे में भी हम काफ़ी बार रीड करते हैं। फिलोसफर हुआ करते थे और उनका जो राइटिंग्स है उनको कूरल्स के नाम से जानते हैं। थ्री कूरल उनका एक राइटिंग बुक है जिसके अंदर में फिलोसफिकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो थिंग्स हैं उनको वहाँ पे मेंशन है वो किया गया है। नेक्स्ट, आप देखिए कि नीट एग्ज़ाम के बारे में है। मेडिकल कॉलेज में एंट्रेंस के लिए जो नीट का पेपर कंडक्ट होता है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो नीट एनटीए है उनके द्वारा,
तो आप देखिए कि नीट का जो एग्ज़ाम है जो कि मई के मंथ के समय में कंडक्ट हुआ था, बट उसमें जो लीकेज का जो इंसिडेंट होने की वजह से कि पेपर लीक हुआ है, उसके बाद में इसको दोबारा से कंडक्ट किया गया, जिसमें 20 लाख के आसपास जो पर्सन हैं वो अपीयर हुए हैं। अब इतने लार्जर नंबर के अंदर में पर्सनस का अपीयरेंस होना, एग्ज़ाम को कम्प्लीटली प्यूरीफाई मैनर में जो कंडक्ट किया जाए, उसके लिए भी वन काइंड ऑफ एक चैलेंज है, क्योंकि 20 लाख स्टूडेंट्स हैं वो आप देखिए कि काफ़ी लार्जर नंबर हैं वो हुआ करते हैं। और उतने आप देखिए कि जो पर्सनल हैं वो भी एनटीए के पास में नहीं है, प्राइवेट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल है, उनके टीचर्स को एग्ज़ाम को कंडक्ट करने के लिए आप देखिए कि लिया जाता है, एक दिन के लिए उनको लिया जाएगा उस काम के लिए। और इस तरीके से पेपर का जो सैंक्टिटी को इंश्योर करना चैलेंज है, क्योंकि किसी भी आप देखिए कि किसी भी एंड के ऊपर में अगर पेपर लीक होता है तो कंप्लीट एग्जामिनेशन प्रोसेस को वो चैलेंज करता है, कंप्लीटली एग्जामिन प्रोसेस को वो कॉम्प्रोमाइज है वो करता है। तो हाई सिक्योरिटी के ऊपर में फिर से इसका जो टेस्ट है वो कंडक्ट हुआ। एक आपको क्या बेसिक और इन्फॉर्मेशन होना चाहिए, आप देखिए कि यूपीएससी हो सकता है कि मेंस के पेपर के अंदर में, क्योंकि पेपर लीक का इश्यू है वो लार्जर था यहाँ पे, तो यूपीएससी हो सकता है कि मेंस के पेपर के अंदर में आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि कैसे हम एग्ज़ाम का जो सैंक्टिटी है उसको यहाँ पे इंश्योर करें। क्या हमें एग्जामिनेशन को जो कंडक्ट करने वाला बॉडी है उनके अंदर में आप देखिए कि ये जो उसको चेंजेस का जो रिक्वायरमेंट है, यस आप देखिए कि चेंज का तो रिक्वायरमेंट है। जैसे एनटीए नाम का जो ये इंस्टीट्यूशन है, जो ये बॉडी है, वो बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में एज ए ऑटोनोमस बॉडी के रूप से इसको सेटअप किया गया था 2016-17 के समय में। सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के थ्रू है, बट आप देखिए फाइनेंशियली वे के अंदर में ये मिनिस्ट्री के ऊपर ही डिपेंड हुआ करती है कि ऑटोनोमस वे के अंदर में इनको फाइनेंस वो नहीं प्रोवाइड किया जाता है। इस एजेंसी को अब रीस्ट्रक्चर का इस वजह से भी ज़रूरत है, क्योंकि प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में इसमें जो चेंज हैं वो लाए जाएं, एग्ज़ाम प्रोसेस को चेंज है वो यहाँ पे किया जाए। और जब भी कोई एग्ज़ाम कंडक्ट होता है तो आप देखिए कि उसमें अपीयर होने वाले एवरी स्टूडेंट को कंसीडर करते हुए इसको एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है उसको चेंज करना चाहिए। एवरी कॉर्नर आप देखिए कि, क्योंकि स्टूडेंट जो हैं वो हमारा सोसाइटी का, हमारा जो कंट्री है उसका आप देखिए कि कुछ आइसोलेटेड एरियाज है वहाँ से भी आया करते हैं, वो भी एग्ज़ाम के अंदर में अपीयर होते हैं। तो जो आर्टिकल 14 है इक्वलिटी का, उसको देखते हुए भी एग्ज़ाम है वो कंडक्ट किया जाता है। जैसे हम यूपीएससी के एग्ज़ाम के बारे में देखें तो काफ़ी बार जो सी सेट का जो पेपर है उसके रिगार्डिंग में क्वेश्चन हुआ करता है कि सी सेट के पेपर के अंदर में जो डिफ़िकल्टी जिस तरीके से इंक्रीज हुआ है। पहले आप देखिए कि जब सी सेट के मार्क्स ऐड हुआ करते थे प्रीलिम्स पेपर के अंदर में, तो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनका परफॉर्मेंस है वो काफ़ी बेटर हुआ था। फिर उसके बाद में सी सेट है वो नॉर्मल आया करता था जब इसको क्वालिफाइंग है वो किया गया था। और जीएस के मार्क्स को ही आप देखिए कि उसी के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हुआ करता था एस्पिरेंट्स का। लास्ट 4 to 5 ईयर्स के अंदर में आपको सी सेट का जो डिफ़िकल्टी है वो देखने के लिए मिलता है। वो फिर से यहाँ पे जो इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के जो जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ही आप देखिए कि ओवर जो बेनिफिट है वो प्रोवाइड करता है, क्योंकि अगर उनका बैकग्राउंड उस तरीके से रहा है, कंटिन्यूस उन्होंने प्रैक्टिस किया है, तो सी सेट के अंदर में उनको वन काइंड ऑफ एडवांटेज है वो रहेगा। तो एग्जामिनेशन प्रोसेस के अंदर में समय समय पर रिफॉर्म का ज़रूरत है, जिससे कि उस एग्जामिनेशन में जो अपीयर होने वाले एवरी बैकग्राउंड, एवरी जो एरिया से जो स्टूडेंट्स हैं उनका एक इक्वलिटी है उसको इंश्योर किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है उसके बारे में है। तो इंटरिम वे के अंदर में इसका जो फाइनल टच प्रोवाइड करने के लिए जो ऑफिशियल हैं वो इंडिया के लिए आ सकते हैं। यूएस का जो ट्रेड का जो वहाँ पे ट्रेड के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो ऑफिशियल इंडिया के लिए विजिट कर सकते हैं, और इसको एक फाइनल टच है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। रिसेंटली आप देखिए कि G7 का जो मीटिंग हुआ, G7 के जो मेंबर कंट्री है वो कौन कौन से हुआ करते हैं, चल आपको यहाँ पे एक स्टेटमेंट मेंशन करते हैं। क्या यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के जो परमानेंट मेंबर हैं जिनको कि वीटो पावर है, क्या वो कंट्रीज यहाँ पे सभी मेंबर हैं क्या G7 के? क्या वो कंट्रीज सभी मेंबर हैं? तो वो सभी कंट्रीज मेंबर हैं वो नहीं हैं। तो कौन कौन से कंट्री यहाँ पे अदर है यूएनएससी सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर के अलावा, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ये आपका होमवर्क है। होमवर्क आप देखिए कि काफ़ी बेसिक है, इसमें आप ज़रूर से पार्टिसिपेट करना। तो G7 मीटिंग के दौरान में भी यूएस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने मेंशन किया था कि इंडिया के साथ में जो ये जो ट्रेड डील है उसका डिस्कशन कंप्लीट हुआ है, फरवरी के समय वो कंप्लीट हो चुका है, जल्द ही उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। इंडिया को एज ए टफ नेगोशिएटर है वो भी वहाँ पे मेंशन है वो किया गया था।
अब यहाँ पे डील के बारे में क्या मेंशन है, इंडिया का कंटिन्यूस यहाँ पे एक पुश है। कंटिन्यूस पुश क्या है कि हमें जो एडवांटेज है वो होना चाहिए, इस डील के अंदर में हमें एडवांटेज होना चाहिए। रिसेंटली आप देखिए कि यूएस के द्वारा इंडियन प्रोडक्ट्स के अगेंस्ट में टैरिफ है उसको इम्पोज किया गया, फिर से यूएस ने कुछ टैरिफ है उसको इम्पोज किया है जो कि 12.5% है, 12.5% का टैरिफ है। और सिर्फ इंडिया के अगेंस्ट में नहीं ये इम्पोज हुआ है, 54 ऐसे कंट्रीज हैं जिनके अगेंस्ट में लगाया गया है। टैरिफ किसके रिगार्डिंग में है कि इन जिन कंट्रीज़ के वहाँ पे फोर्स लेबर को किया जाता है, कि जो लेबर एक्टिविटी है वो फोर्स वे के अंदर में है, या आप देखिए कि जिन जिन कंट्रीज़ के वहाँ पे आप देखिए कि कुछ अदर भी यहाँ पे जो पैरामीटर्स को मेंशन है, फोर्स लेबर तो यहाँ पे एक लार्जर पैरामीटर है जिसको कंसिडर करते हुए 12.5% का टैरिफ है वो लगा है। सेकंड, इंडिया यहाँ पे चाहता है कि उसको एक कम्पिटिटिव एडवांटेज है वो मिले इस डील के अंदर में। कुछ ऐसे भी यहाँ पे रीजन्स रहे हैं डील के रिगार्डिंग में जो इंडिया ऑब्जेक्ट करता है, जैसे एग्रीकल्चर और डेयरी के सेक्टर को इंडिया ओपन नहीं करना चाहता, यूएस चाहता है कि इंडिया ओपन करे और उनकी जो प्रोडक्ट हैं इंडियन मार्केट के अंदर में यहाँ पे अवेलेबल रहें। तो ये डील के बारे में हुआ। कुछ कंट्रीज से हमारे डील हैं वो एग्जिस्टेंस में भी आई हैं पिछले कुछ समय के अंदर में। नेक्स्ट आप देखिए कि इंटरनेशनल योगा डे के बारे में है। 21 जून का जो डे हुआ करता है, 21 जून का जो डे है जिसको कि इंटरनेशनल योगा डे के रूप से ऑब्जर्व करते हैं, इंडिया के द्वारा यूएन के वहाँ पे ये प्रपोजल रखा गया था और उसके बाद में इसको इंटरनेशनल योगा डे के रूप से ऑब्जर्व किया गया है। योगा का इम्पोर्टेंस क्या है, योगा का इम्पोर्टेंस एक तो आप देखिए कि पतंजलि नाम के जो हमारे यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पर्सन जो हुआ करते थे, उन्होंने योगा को, योगा अभ्यास है उसको यहाँ पे जो प्रमोट है वो किया था। प्रेजेंट कंटेक्स्ट के अंदर में आप जो जो स्वामी रामदेव हैं, जो योग गुरु हैं, उनको भी आप कंसिडर कर सकते हो कि उन्होंने किस तरीके से प्रेजेंट समय में जो योगा का प्रैक्टिस है जो कि आप देखिए कि धीरे धीरे डाइल्यूट हुआ था, यूज के अंदर में नहीं था, उसको फिर से रीपॉपुलराइज है वो उनके द्वारा किया गया है और फिर इंडियन अथॉरिटीज़ ने इसको एज ए यूएन के प्लेटफॉर्म के ऊपर में रिकॉग्नाइज है वो करवाया। 2026 का ये जो योगा डे है उसका एक थीम था योगा फॉर हेल्दी एजिंग, कि जो हेल्दी एजिंग है, जो आपका समय के साथ में एज इंक्रीज होता है, सीनियर सिटीजन्स का कैटेगरी में जो पर्सन जाते हैं, तो हेल्दी एजिंग है उसको आप इंश्योर करते हो योगा के साथ में, क्योंकि योगा आप देखिएगा आपको काफ़ी कुछ बेनिफिट है वो प्रोवाइड करता है। आपका जो हेल्दी माइंड है उसको डेवलप करता है। अगर आप यूपीएससी का प्रिपेयर करते हो, आप फिजिकल एक्टिविटीज़ में लिटिल बिट फिजिकल एक्टिविटी तो आप देखिएगा आपका होना चाहिए हेल्दी माइंड के लिए, तो आप योगा को भी यूज कर सकते हो आपका जो हेल्दी माइंड के पर्सपेक्टिव से। आपको यहाँ पे जो काफ़ी सारी जो प्रेशर, जो आपका फैमिली प्रेशर भी हो सकता है, खुद से भी आपको जो प्रेशर हो सकता है कि आपको कुछ बेटर करना है, बेटर परफॉर्म करना है, किस तरीके से जो टारगेट है उसको अचीव करना है, तो इन सभी को देखते हुए अपने आप का हेल्दी माइंड के लिए आप इसको यूज कर सकते हो 10 to 15 मिनट्स मॉर्निंग के समय, इवनिंग के समय, जब भी आपको समय मिले यहाँ पे। नेक्स्ट आप देखिए कि लद्दाख के वहाँ पे हमारे जो 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 पर्सनल हैं उनके उनके फ़ोटो को शो किया गया है, यहाँ पे लद्दाख के वहाँ पे योगा प्रैक्टिस करते हुए शो किया गया। मेरी टाइम सेक्टर एक इम्पोर्टेंट एरिया है किसी भी कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो आप इस ये जो लाइन है कि मेरी टाइम सेक्टर सेट एज ए मेजर ग्रोथ इंजन फॉर एनी जो इकोनॉमी, उसके रूप से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अपने आंसर के अंदर में ये लाइन है उसको आप यूटिलाइज किया जा सकता है आपके द्वारा। नेक्स्ट आप देखिए कि मैरीटाइम सेक्टर में यहाँ पे जो प्राइम मिनिस्टर ने ये जो स्टेटमेंट दिया है उसमें उन्होंने मेंशन किया है कि कैसे हमने हमारा जो इंडिजीनियस मैरीटाइम प्रोडक्शन है उसको इंश्योर किया है। कैसे इंश्योर किया है, आईएनएस का जो यहाँ पे आईएनएस का कुछ कुछ हमारे जो इंडिजीनियस आप देखिए कि नेवल शिप्स हैं उनको इनोग्रेट करते हुए, उनको कमीशन करते हुए प्राइम मिनिस्टर का ये स्टेटमेंट आया है, जिसमें एक तो है दूनागिरी नाम का आईएनएस का जो नेवल शिप है, दूनागिरी है, फिर संशोधक है, दूनागिरी है, संशोधक है और अग्रिय है। ये इस तरीके से 3 आईएनएस शिप वेसल्स हैं जिनको कमीशन किया गया। इम्पोर्टेंस क्या बताया गया, आत्मनिर्भर भारत के कॉन्सेप्ट को प्रमोट करेगा। 70,000 करोड़ का जो इंसेंटिव पैकेज है सागरमाला के थ्रू में, उसको ये इंश्योर करेगा। सागरमाला जिसके अंदर में हमें जो कोस्टल एरिया है उसको डेवलप करना है, कोस्टल एरिया में रहने वाली जो कम्युनिटी है उनको भी यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी है उसको प्रोवाइड करना है। और हमारे जो कोस्टल एरिया को कंसिडर करते हुए, मैरीटाइम एरिया को कंसिडर करते हुए कुछ क्लस्टर्स को डेवलप किया जाना है उस सागरमाला
इनिशिएटिव के थ्रू। स्टूडेंट, सागरमाला तो हमारे कोस्टल एरिया के बारे में है कि हमारा जो ये कोस्टल एरिया है इनको हमको डेवलप करते हुए यहाँ पे क्लस्टर्स को डेवलप करते हुए ओवरऑल कम्युनिटीज़ का एम्पावरमेंट करना है। बट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो भारतमाला है वो किसके लिए है। हमने यहाँ पे सागरमाला के बारे में देखा, बट जो भारतमाला है वो किसके लिए है? क्या वो नॉर्दर्न पार्ट के लिए है क्या? नॉर्दर्न हमारा जो ये बॉर्डर एरियाज़ हैं उनको डेवलप करने के लिए भारतमाला है क्या? तो ये आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका होमवर्क है। और सागरमाला हमने देखा कोस्टल एरिया के बारे में। नेक्स्ट यहाँ पे स्विट्ज़रलैंड के वहाँ पे मीटिंग के बारे में है। ईरान के जो लीडर हैं और यूएस के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं स्विट्ज़रलैंड के वहाँ पे डिस्कशन करेंगे। आप देखिए कि डील एग्जिस्टेंस में आया था, उसके बाद में इजराइल के द्वारा लेबनान के वहाँ पे कंटिन्यूस बॉम्बिंग किया गया। फिर ईरान ने जो स्टेट ऑफ हॉर्मूज है उसको ब्लॉकेज करने के लिए फिर से मेंशन किया कि वो ब्लॉकेज करेंगे अगर इजराइल वहाँ पे बॉम्बिंग करता है। और डिस्कशन लिटिल बिट डिले हुआ था और अब फिर से यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी है कि जो किसी तरीके से यूएस और ईरान जो हैं वो अपने रिलेशंस को जो भी डिफरेंसेस हैं उनको यहाँ पे रिजोल्व करें और एक डील को इम्प्लीमेंट किया जाए, इस्टेब्लिशमेंट में लाया जाए। एग्ज़ाम के लिए क्या आपको पता होना चाहिए? एग्ज़ाम के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट स्विट्ज़रलैंड के बारे में आपको पता होना चाहिए कि स्विट्ज़रलैंड क्या है। स्विट्ज़रलैंड आप देखिए कि एक लैंडलॉक कंट्री है, एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि यूरोप के वहाँ पे सिचुएटेड है। जो इम्पोर्टेंट नेशन है जैसे जर्मनी है, फ्रांस है, वो अपना बॉर्डर शेयर किया करते हैं स्विट्ज़रलैंड के साथ में। फिर आप देखिए कि ये तो स्विट्ज़रलैंड का लोकेशन हुआ, लैंडलॉक कंट्री ये हुआ। वहाँ पे ये डिस्कशन किया जाएगा कौन कौन से पॉइंट्स पे डिस्कशन हो सकता है। ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है जो मिलिट्री के लिए यूटिलाइज नहीं होना चाहिए उसको कैसे डाइल्यूट किया जाए इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को यूज करते हुए, उसका यहाँ पे मेंशन है वो रहेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ वेरियस पर्सपेक्टिव का भी मेंशन है कि कुछ वेरियस पर्सपेक्टिव में भी डिस्कशन हो सकता है। तो एक जो मीडिया रिपोर्ट है उसमें ये मेंशन किया गया था कि 1979 के समय में ईरानियन रिवॉल्यूशन हुआ था कि ईरान के वहाँ पे जो लीडर हैं उनको रिमूव किया गया और सुप्रीम लीडर का एक इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और उसी समय से आप देखिए कि जो यूएस के साथ में जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है वो ईरान के एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो क्या यहाँ पे डिप्लोमेटिक रिलेशन से समहाउ डिप्लोमेटिक इंगेजमेंट स्टार्ट होगा क्या ईरान और यूएस का? एक पॉइंट का डिस्कशन ये भी था। इसके अलावा आपको और क्या पता होना चाहिए? स्टेट ऑफ हॉर्मूज के ऊपर में यहाँ पे जो चार्ज लगाने के लिए कहा गया है कि ईरान ने कहा है कि वो कुछ ना कुछ वहाँ पे चार्ज करेंगे। अभी हमारे इंटरनेशनल वाटर एरियाज़ के अंदर में जो इम्पोर्टेंट स्ट्रेटजिक वाटर्स हैं उनमें आप देखिए कि किसी तरीके का जो चार्ज है वो नहीं हुआ करता है, किसी तरीके का कोई पैसा है वो नहीं देना पड़ता है। अगर ईरान यहाँ पे ओमान के साथ में डिस्कशन करते हुए कोई चार्ज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करता है तो ये कंसर्न्स को क्रिएट करेगा कि जो मलक्का स्ट्रेट है, जो इंग्लिश चैनल है, या कोई जो पनामा स्ट्रेट है, सॉरी पनामा चैनल है जो सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका के वहाँ पे, तो इन अलग अलग पार्ट्स के अंदर में फिर आप देखिए कि जो टोल्स हैं वो अलग अलग कंट्री वहाँ पे इम्पोज करना स्टार्ट करेंगे इस इंटरनेशनल वाटर के अंदर में, अगर यहाँ पे ईरान के द्वारा वो इम्प्लीमेंट किया जाता है आफ्टर द डिस्कशन। नेक्स्ट है यहाँ पे रीड करें स्टूडेंट, टीक के जो पेड़ हैं उनके बारे में है कि केरल के वहाँ पे टीक के जो पेड़ हैं उनको इलीगली आप देखिए कि काटा गया है। अब इसको हमने क्यों यहाँ पे मेंशन किया है न्यूज़पेपर के अंदर में? आप देखिए कि जब भी आप इंडियन फॉरेस्ट के बारे में रीड करते हो, आपने इंडियन फॉरेस्ट है जो अलग अलग फॉरेस्ट का हमारे यहाँ पे कैटेगराइज जो एग्जिस्ट करती हैं, कहीं पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहीं पे डेसिडियस फॉरेस्ट है जो कि लार्जली डोमिनेट करते हैं इंडियन ज्योग्राफी के अंदर में। तो आप देखिए कि जो टीक के जो पेड़ हैं वो कौन से फॉरेस्ट के एरिया के अंदर में मिला करते हैं? क्या एवरग्रीन फॉरेस्ट जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे हमारे जो टीक के ट्री हैं वो मिलते हैं, या डेसिडियस के एरिया के अंदर में, या सेमी एरिड के एरिया के अंदर में इनका प्रेजेंस होता है? ये आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताओगे, ये आपका होमवर्क है। नहीं पता है अगर आपको इसके बारे में तो आपका ज्योग्राफी का बुक ओपन करना 11th-12th का ज्योग्राफी, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी को आपको रीड करना है और वहाँ पे जाके फॉरेस्ट एरिया के बारे में देखना, क्योंकि हर एक फॉरेस्ट एरिया में कौन कौन से पेड़ होते हैं, कहाँ पे इबोनी, महोगनी, इन पेड़ों को ये पेड़ मिले जाते हैं। तो ऐसे आपको पता होना चाहिए, हो सके कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए यहाँ पे इरनाकुलम एरिया है उसके बारे में भी मेंशन है। तो एक आप जो काफ़ी बार आप रीड करते हो केरल के बारे में, इरनाकुलम नेशनल पार्क के बारे में। इरनाकुलम नेशनल पार्क वो है जो नीलगिरी तहर, जो कि तमिलनाडु का तो स्टेट एनिमल है नीलगिरी तहर,
बट उसका सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो केरल के अंदर में एर्नाकुलम जो नेशनल पार्क है वहाँ पे मिला करती है। नीलगिरी तहर का जो संख्या है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, एर्नाकुलम नेशनल पार्क के वहाँ पे। जैसे जब हम एशियाटिक लाइन के बारे में देखते हैं तो उसका संख्या कहाँ पे है, गिर के अंदर में, गुजरात के वहाँ पे गिर नेशनल पार्क में। वन हॉर्न राइनो के बारे में रीड करते हैं तो उसका संख्या कहाँ है, काजीरंगा नेशनल पार्क के वहाँ पे उसका संख्या है वो ज़्यादा है। और जगह भी है बट काजीरंगा के अंदर में मेनली डोमिनेशन है। नेक्स्ट आप देखिए कि स्ट्रेटजिक वाटर के बारे में मेंशन है कि कैसे स्टेट ऑफ हॉर्मुज के वहाँ पे ईरान ने अपना डोमिनेशन किया। इंडिया जो कि वहाँ पे सप्लाई के ऊपर डिपेंड है, कैसे इंडिया को अपना जो डिपेंडेंस है उसको रिड्यूस करने का ज़रूरत है। तो उस पॉइंट को यहाँ पे कंसिडर है वो किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जब भी हम किसी कंट्री के बारे में रीड करते हैं, जब भी हम किसी नेशन के बारे में रीड करते हैं, तो उस नेशन का जो इकोनॉमिकल ग्रोथ है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है कि उस कंट्री ने कैसे इकोनॉमी का जो ग्रोथ है उसको यहाँ पे अचीव किया है, उसको कैरी आउट किया है, वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। आप देखिए कि कंट्री का जो पावर है उसको भी ये स्ट्रेंथन करता है, उसका इकोनॉमिकल ग्रोथ, उसका जो ट्रेड का एक्सेसिबिलिटी। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, चाइना, जापान, ये कुछ ऐसे कंट्री इसके एग्जाम्पल हैं जिन्होंने इकोनॉमिकल प्रोग्रेस को जो अचीव किया वो उसके ट्रेड के थ्रू। और उसके ट्रेड के अलावा आप देखिए कि उसका जो जो पावर था राइज करने में, वो ये जो एक्सेसिबिलिटी है वो यहाँ पे एक मेजर रीजन रहा है। नेक्स्ट आप देखिए कि इंडिया का जो शिपिंग सेक्टर है जो कंटिन्यूस एक कंसर्न वल्नरेबल का सिचुएशन के अंदर में है। कैसे है वल्नरेबल सिचुएशन के अंदर में, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटजिक वाटर हैं उनके ऊपर में किसी तरीके से कंट्रोल नहीं है। और स्ट्रेटजिक वाटर के ऊपर में कंट्रोल होना क्यों ज़रूरी है, हम इंडियन ओशन का जो रीजन है उसके सेंट्रल पार्ट के अंदर में है। इंटरनेशनल जो वाटर है वो, इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो वहाँ से पास करता है। फिर भी हम किसी तरीके से जो कंट्रोल है उसको सेटअप नहीं करते हैं क्योंकि वो काफ़ी लार्जर है इंडियन ओशन रीजन का जो एरिया है। सेकंड आप देखिए कि हमारा जो 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 इकोनॉमिकल जो सैंक्शन किसी भी कंट्री के ऊपर में लगाए जाते हैं उससे भी मोर पावरफुल है कि कोई कंट्री स्ट्रेटजिक वाटर है उसके ऊपर में अपना जो कंट्रोल है उसको सेटअप करे। ईरान ने जिस तरीके से स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर में अपना कंट्रोल को सेटअप किया, वर्ल्ड का जो एक वल्नरेबिलिटी है कि कैसे वो क्रिटिकल इस वाटर बॉडी से पास होने वाला जो ट्रेड है उसको, उसके लिए वल्नरेबल है, उसको ये इंश्योर करता है, उसको ये एक्सपोज करता है। अब क्या होना चाहिए, होना ये चाहिए कि आप देखिए कि एनर्जी फ्लो का जो डिस्ट्रप्शन है कंट्रीज़ को किसी भी बैटल ग्राउंड में जाने के अलावा भी डिस्टर्ब किया। जैसे हमारा कंट्री आप देखिए कि बैटल ग्राउंड में नहीं था बट इकोनॉमिकल जो 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 डिसीजंस हैं वो लिए गए, उसके अलावा यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाई गई। एनर्जी जो स्पेशली गैस का जो सप्लाई होता है, जो हमारा इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसको भी वहाँ पे इम्पैक्ट हुआ। तो अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि इंडिया को अपना जो डिपेंडेंस है स्टेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर में वो रिड्यूस करने का ज़रूरत है। रिड्यूस करने का ज़रूरत क्यों है, क्योंकि एक तो हमारा जो ऑयल एंड गैस का जो सप्लाई है वो वहाँ से आता है, तो हम ऑयल एंड गैस के जो सोर्सेज हैं उनको यहाँ पे डाइवर्सिफाई करें। हमारा खुद का जो सेल्फ प्रोडक्शन है उसको हम इस तरीके से इंश्योर करें कि जिससे उसके ऊपर वहाँ पे कोई भी डिस्टरबेंस हो वो हमें इम्पेक्ट ना करे। अभी यूनाइटेड अरब अमीरात जो कि आप देखिए कि उसका कुछ एरिया है जो कि जो पर्शियन गल्फ के अलावा जो गल्फ ऑफ ओमान है वहाँ पे शेयर होता है। यूनाइटेड अरब अमीरात के अलावा के द्वारा जीरो हॉर्मुज डिपेंडेंसी का एक पॉलिसी है वो लाया गया है। तो हमें स्ट्रेटजिक नेसेसिटी को देखते हुए इसको प्रमोट करने का ज़रूरत है जिससे कि हम वहाँ के डिस्टरबेंस को यहाँ पे बैलेंस कर सकें, समहाउ उसको यूटिलाइज कर सकें। फिर आप देखिए कि डीएनए टेस्टिंग के बारे में है नेक्स्ट आर्टिकल के अंदर में। डीएनए टेस्टिंग के अंदर में आप देखिए ऑलरेडी इस न्यूज़ को हम रीड कर चुके हैं अर्लियर न्यूज़पेपर डिस्कशंस के अंदर में। जब से केएस पुट्टास्वामी केस आया है, केएस पुट्टास्वामी केस के किसके बारे में है, प्राइवेसी के बारे में। तो केएस पुट्टास्वामी केस के बाद में प्राइवेसी का जो राइट आपका इंश्योर हुआ है, उसके बाद में डीएनए टेस्ट के रिगार्डिंग में जो जो यहाँ पे प्राइवेसी है उसका वायलेट हो सके। अब इसको जो अलाउ करना है जो लास्ट रिपोर्ट के रूप से इस टेस्ट को, जो आप देखिए कि जो अदर राइट्स हैं उसको वायलेट है वो ना करे, किसी पर्सन की प्राइवेसी को वायलेट है वो ना करे। तो ये डीएनए टेस्टिंग के बारे में है जो कि
पेरेंटिंग के बारे में, किसी भी चाइल्ड का जो लेजिटिमेसी है वो यहाँ पे इलिजिटिमेटी है वो नहीं होना चाहिए, और उसको आपका जो पेरेंटिंग है उसके बारे में, पैटर्निटी है उसके बारे में पता होना चाहिए। तो ये बेसिक था। फिर आप देखिए कि अभी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एग्ज़ाम रिलेटेड ज़्यादा कुछ पॉइंट नहीं है, इस वजह से हम इसको डिटेल में नहीं डिस्कस किए हैं। फिर स्टूडेंट्स यहाँ पे फुटपाथ के बारे में है कि हमारे यहाँ पे जो डिमार्केटेड फुटपाथ है वो होने चाहिए रोड्स के साइड के अंदर में। अभी सुप्रीम कोर्ट ने इसको रिकॉग्नाइज किया है आर्टिकल 19 जो फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को इंश्योर करता है उसके पार्ट के रूप से। पहले भी आप देखिए कि हमारे जो पेडेस्ट्रियंस हैं, जो पैदल चलने वाले जो लोग हैं, वो उनको एक वल्नरेबल कैटेगरी में तो बताया गया है कि रोड एक्सीडेंट्स वो ज़्यादा हुआ करते हैं। पेडेस्ट्रियन जो साइकिलिस्ट, साइकिल वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पे टू व्हीलर्स के ऊपर में जो लोग हुआ करते हैं, वो मोर वल्नरेबल होते हैं रोड एक्सीडेंट्स के रिगार्डिंग में। अब यहाँ पे क्या मेंशन है, यहाँ पे जो मेंशन है वो है यहाँ पे फुटपाथ के बारे में कि फुटपाथ के वहाँ पे जो सेफ्टी है और फुटपाथ का जो प्रॉपर डिमार्केशन होना चाहिए। अर्बन एरिया के अंदर में जो वॉकिंग स्पेस है वो यहाँ पे प्रॉपर होना चाहिए, जिससे कि हम पेडेस्ट्रियंस जो वॉकिंग स्पेस है उसको इंश्योर कर सकें। बट स्टूडेंट्स हमें एनसीआरबी के जो डाटा है हमारे यहाँ पे जो 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 बेसिकली आप देखिए कि डेट रोड एक्सीडेंट है उनके नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए कि 1.73 लाख की 1,73,000 के आसपास जो लोग हैं पर ईयर बेसिस पे जिनका जो डेथ है वो रोड एक्सीडेंट्स के अंदर में हुआ करता है। और अगर हम इन नंबर्स को यहाँ पे देखें तो लार्जर नंबर वो होंगे जो पेडिस्ट्रियन होंगे, जो साइकिल को चलाते होंगे, जो यहाँ पे टू व्हीलर्स के ऊपर में जिनका प्रेजेंस होगा, तो ऐसे लोग हैं वो ज़्यादा होते हैं इस 1.73 लाख के अंदर में। तो उनकी सेफ्टी को भी इंश्योर करना ज़रूरत है। ड्राइविंग स्किल्स है, ड्राइविंग जो यहाँ पे बेसिक एजुकेशन है वो होना चाहिए कि कैसे रश ड्राइविंग है वो नहीं करना है। बायोचार के बारे में है। बायोचार क्या है? बायोचार बेसिकली आप देखिए कि जब भी यहाँ पे लो ऑक्सीजन के ऊपर में कि जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसका हीटिंग किया जाता है लो ऑक्सीजन की कंडीशन के ऊपर में, उसको बायोचार के रूप से कंसिडर किया करते हैं। अब यहाँ पे इसको कैसे इंडिया के अदर जो फार्मिंग के एरिया हैं उसमें इसको यूटिलाइज है वो किया जा सकता है, उसके बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया कि हमारा जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, पंजाब हरियाणा का, जहाँ पे आप देखिए कि पैडी का जो कल्टीवेशन किया जाता है और फिर हम उसको आप देखिए स्टेबल बर्निंग के नाम से जानते हैं कि वो उसको जला दिया करते हैं, जो बचा हुआ रेजिड्यू है एग्रीकल्चर का जो रेजिड्यू है। और उसको जलाया क्यों जाता है? क्योंकि उनके पास में समय कम होता है, रबी का जो क्रॉप है उसके लिए कम समय उनके पास में हुआ करता है कि खेत को वो प्रॉपर वे में प्रिपेयर कर सके। तो उसी एग्रीकल्चर वेस्ट को हमारे जो सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, जहाँ पे आप देखिए कि जो कार्बन है उसका प्रेजेंस नहीं है, उस बायोचार को यूटिलाइज किया जा सकता है वहाँ के एग्रीकल्चर कंडीशन के अंदर में। और कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है पंजाब हरियाणा के फार्मर्स के पास में कि उसको लार्जर वे में यूटिलाइज कर सके उस रेजिड्यू को। इस वजह से स्टेबल बर्निंग का प्रैक्टिस आपको मिलेगा। तो इस बायोचार को एज ए ब्लैक गोल्ड के रूप से बताया गया। वहाँ का जो एग्रीकल्चर का जो डिमांड है उसको ये इंश्योर करेगा, जो इम्पोर्टेंट जो असेंशियल मिनरल्स हैं उनको इंश्योर करेगा। तो यूटिलाइजेशन का एक पॉइंट आपको मिला, आंसर राइटिंग में आप इसको यूज कर सकते हो। और जब भी स्टेबल बर्निंग के बारे में, एयर क्वालिटी के बारे में पूछा जाए कि नॉर्दर्न पार्ट का जो एग्रीकल्चर वेस्ट है उसको बायोचार के रूप से कन्वर्ट करते हुए सदर्न पार्ट के अंदर में एज ए ब्लैक गोल्ड के रूप से उसको यूटिलाइज है वो किया जा सकता है। 21 जून का जो डे हुआ करता है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर के अंदर में, इसको लॉन्गेस्ट डे के रूप से कंसिडर करते हैं, जिसको कि समर सोल्स्टाइस के रूप से भी वहाँ पे काउंट किया करते हैं। अब आप देखिए कि इसके बाद में इक्विनॉक्स का एक समय आएगा जब डे और नाइट है वो इक्वल कंडीशन में आएंगे। फिर डे का जो टाइमिंग है वो शॉर्ट होगा, छोटा एक समय आएगा, और फिर उसके बाद में नाइट का जो लेंथ है वो इंक्रीज होगा। फिर से आपको वहाँ पे आप देखिए कि जो विंटर सोल्स्टाइस है जो 22 दिसंबर को हुआ करता है, और उसके बाद में फिर इक्विनॉक्स मार्च के समय में आएगा। और इक्विनॉक्स के यहाँ पे हम इक्विनॉक्स के बारे में देखें कि डे और नाइट का जो टाइमिंग है वो सेम हुआ करता है। आप देखिए कि जो इक्विनॉक्स है एक ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है जिसमें इक्विनॉक्स के साथ में जो रेनफॉल है वो हुआ करती है। तो कौन सा ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशन है जहाँ पे इक्विनॉक्स के साथ में रेनफॉल है वो हुआ करती है? डबल रेनफॉल पीक है वो आपको मिलेगा। तो आप देखिए कि जो वेट इक्विटोरियल जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वहाँ पे इक्विनॉक्स के साथ में आपको रेनफॉल का जो पीक है वो मिलता है।
फिर आप देखिए कि अल्कोहल के यूज के बारे में बताया गया कि जब यूरोपियन कंट्रीज में जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, वैसे वहाँ पे 35-30 इस टेम्परेचर को ही आप देखिए कि काफ़ी हाई कंसिडर किया गया है। इंडिया में तो आपको 45-50 के आसपास भी मिलेगा। तो स्टूडेंट, जो अल्कोहल का जो कंजप्शन है उसको कुछ यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि अगर आप टू मच उसको यूज करोगे तो आपका डिहाइड्रेट होने के रीजन्स हैं। डिहाइड्रेट बेसिकली आप देखिए कि वो करेगा अगर आप उसको टू मच कंज्यूम करते हो समर के समय में। तो ये यहाँ पे इस कंडीशंस को मेंशन किया जाता है। काफ़ी बार विंटर के समय भी एक कंडीशन हुआ करता है कि लोग ऐसा कंसिडर करते हैं कि वो वहाँ पे खुद का जो वार्मिंग है, खुद को आप देखिए कि गर्म रखने के लिए विंटर कंडीशन के अंदर में टू मच अल्कोहल को कंज्यूम करते हैं, वो भी बॉडी को वहाँ पे इम्पैक्ट वो करता है। ताइवान के बारे में मेंशन किया गया है यहाँ पे कि ताइवान के द्वारा किस तरीके से आप देखिए कि जो डिफेंस का जो रेडीनेस है, जो ड्रिल प्रोसेस है, उनको 5 डेज के वहाँ पे किया जाएगा। तो ये ताइवान के बारे में था। अभी रिसेंटली ताइवान के जो लीडर हैं, उन्होंने आप देखिए कि यूएस के साथ में एक डिस्कशन किया था कि यूएस उनको जो वेपन्स हैं, जो डिफेंस वेपन है वो प्रोवाइड करे, बट यूएस ने आप देखिए कि खुद उन वेपन्स को वेस्ट एशिया के वहाँ पे यूज़ किया था। वेस्ट एशिया में जैसा कंसर्न था तो यूएस ने भी अपने वेपन्स को यूज़ किया था। तो वेस्ट एशिया में अब जो जो कन्फ्लिक्ट है वो लिटिल बिट रिजोल्व है, वो हुआ है। तो हो सकता है यूएस यहाँ पे सप्लाई है वो करे ताइवान को। फिर यूक्रेन के बारे में है, यूएन का जो बॉडी है वो बताते हैं कि यूक्रेन के वहाँ पे अगर आप देखें कि बॉम्बिंग का जो इशू है, जो कन्फ्लिक्ट इशू है, वो भी रिजोल्व अगर होता है तो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस तो कंटिन्यूस एग्जिस्ट करेगा। क्यों कंटिन्यूस एग्जिस्ट करेगा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस? वो इस वजह से करेगा स्टूडेंट्स की क्या वहाँ पे कन्फ्लिक्ट रिजोल्व होने के बाद में सभी जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं वो प्रोवाइड होंगे? नहीं होंगे बेसिक फैसिलिटीज़। तो इस वजह से लोग हैं वो कंटिन्यूस माइग्रेट करेंगे। और कोई भी वॉर का जो सिचुएशन है कंट्री को आप देखिए कि बर्डन करता है, इकोनॉमिकल वे के अंदर में, फाइनेंशियली वे के अंदर में, और कंट्री के जो बेसिक सोर्सेज हैं उनका ओवर यूटिलाइजेशन है वो हुआ करता है। जो बेसिक सर्विस है वो भी कंट्री नहीं प्रोवाइड कर पाता है। तो ये कुछ ऐसे रीजन्स होते हैं, उस वजह से वहाँ से जो लोग हैं वो माइग्रेट करेंगे अदर पार्ट के लिए। और कंटिन्यूस 2022 से लेकर 26 का समय हो चुका है, 4 ईयर प्लस का समय है जब रसिया ने यूक्रेन के ऊपर में अटैक किया था, और वो वहाँ पे कन्फ्लिक्ट अभी ऑनगोइंग सिचुएशन में है। एडिनबर्ग के वहाँ पे आप देखिए कि एक रिलीजियस कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले पर्सन हैं, उनके ऊपर जो अटैक हुआ तो वहाँ पे सस्पेक्ट और चार्ज हैं उनको बताया गया है। एडिनबर्ग के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? जब हम यूनेस्को का जो क्रिएटिव सिटीज़ नेटवर्क है, यूनेस्को का एक नेटवर्क है क्रिएटिव सिटीज़ की, सिटीज़ का क्रिएटिविटी के बेसिस के ऊपर में उनको डेजिग्नेट किया जाता है कि ये जो सिटी है वो हैंडीक्राफ्ट है, क्राफ्ट है, म्यूजिक है, उस कैटेगरी में है। कौन सा जो सिटी है वो गैस्ट्रोनॉमी के अंदर में है। तो ऐसा कुछ कैटेगरी हुआ करता है। कोई सिटी फिल्म के अंदर में भी होती है, जैसे हमारे यहाँ पे अभी रिसेंटली जो लखनऊ जो है उसको आप देखिए कि गैस्ट्रोनॉमी, जो फूड का जो वहाँ पे फूड आइटम्स, जो फूड क्वालिटी मिलता है उसके बेसिस पे उसको इंक्लूड किया गया है गैस्ट्रोनॉमी के अंदर में। जो पहले हैदराबाद भी हुआ करता था अपना बिरयानी की वजह से, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप देखिए कि ये तो गैस्ट्रोनॉमी के बारे में हुआ, अलग अलग सिटीज़ हैं। रिसेंटली लखनऊ ऐड हुआ है। एडिनबर्ग नाम का जो सिटी है वो लिटरेचर का पहला सिटी था, जब लिटरेचर का जो कैटेगरी है उसमें इंक्लूड किया गया। हमारे कंट्री में लिटरेचर का कौन सा सिटी है? कोझिकोड, केरल के वहाँ पे कोझिकोड नाम का जो सिटी है वो लिटरेचर का कैटेगरी के अंदर में है। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो श्रीलंका के बारे में है। क्या मेंशन है श्रीलंका के बारे में? 2019 के समय में श्रीलंका के वहाँ पे ईस्टर का जो डे है, जब बॉम्बिंग हुआ था, बॉम्बिंग के अंदर में क्या हुआ कि एक पर्सन है जो सस्पेक्ट है, उसमें उनको उनकी वाइफ को भी आप देखिए कि डिटेंड किया गया है या हरेस किया गया है। इस तरीके के यहाँ पे स्टेटमेंट्स हैं, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है। फिर आप देखिए कि लेबनान को फ्री बताया गया है कि सोल्जर्स वो एक्शन ले सकते हैं कोई भी थ्रेट के रिगार्डिंग में। यूके का जो पॉलिटिक्स है उसका मेंशन है, दोनों ही इम्पोर्टेंट नहीं है। फिर स्टूडेंट्स यूक्रेन के बारे में मेंशन है, यूक्रेन के वहाँ पे कैसे जो बेसिक वैल्यूज़ को आप देखिए कि अडोप्ट करने के लिए ऐसा जो एक फंक्शनिंग है वो किया जाता है, उसको यहाँ पे मेंशन है वो किया गया। नेक्स्ट जो न्यूज़ है वो लेबनान के अंदर में कन्फ्लिक्ट के बारे में है कि यूएस और ईरान जब डिस्कशन करेंगे तो लेबनान का जो कन्फ्लिक्ट है एक मेन पॉइंट रहेगा। ईरान का जो जो बेसिक अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो यही है कि अब देखिए कि जो लेबनान के वहाँ पे इजराइल फोर्स हैं वो कंटिन्यूस अटैक ना करें, तो उसको यहाँ पे मेंशन किया गया।
नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में है। इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बारे में हमारे जो कॉमर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, जो ट्रेड का जो डिस्कशन हुआ है ईयू के साथ में, तो ये जो ट्रेड डिस्कशन है इसको आप देखिए कि दिसंबर तक साइन कर लिया जाएगा। काफ़ी सारे 27 कंट्रीज़ का ये ब्लॉक है यूरोपियन यूनियन का, उनका यहाँ पे ये डिस्कशन है। हमने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्री हैं उनके साथ में भी आप देखिए कि डील को इम्प्लीमेंट भी किया है। यूके के साथ में भी हमारा जो डील है वो डिस्कशन कंप्लीट हुआ है, वहाँ पे भी इम्प्लीमेंटेशन में आने में है यूके के साथ में जो है, और अब यूरोप के साथ में भी जो डील है वो कर लिया जाएगा। आप देखिए कि रिसेंटली मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स ने कहा था कि हमारा जो पुलिस है उस समय पे किसी भी पर्सन जो सस्पेक्ट है उसका आप देखिए कि जो फिंगरप्रिंट है उनको यूटिलाइज किया जा सकता है, उनको फिंगरप्रिंट्स को वहाँ पे जो यूज किया जा सकता है, उनको मांगा जा सकता है कि आप फिंगरप्रिंट को यहाँ पे प्रेस कीजिए, जिससे कि पर्सन को जो बेसिक जो जो कन्विक्टेड पर्सन है, जो ऑफेंस में जो एलेज पर्सन है, उनका जो डाटा है उससे मैच किया जा सके। 2022 का जो डाटा है उसके बेसिस पे पुलिस ने डीएनए रिकॉर्ड से उनको कलेक्ट करना यहाँ पे स्टार्ट किया है। अराउंड 1 लाख के आसपास जो प्रोफाइल है वो जनरेट होंगी इसके अंदर में, जो पर्सन कन्विक्ट हैं, जो यहाँ पे चार्ज किया गया है पर्सनस को, क्रिमिनल उनका बैकग्राउंड है, तो उन पर्सनस का जो प्रोफाइलिंग है वो किया जाएगा। अभी एमएचए ने आप देखिए कि एक ऐप है उसको भी यहाँ पे लॉन्च है वो किया था। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो न्यूज़ है वो मेघालय के बारे में है। आप देखिए कि मेघालय के वहाँ पे रेड होल माइनिंग का भी एक प्रैक्टिस होता है। रेड होल माइनिंग क्या है? एक एंशियंट ट्रेडिशनल एक प्रैक्टिस है जिसके थ्रू कोल का एक्सट्रैक्शन होता है, बट वो सेफ्टी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट नहीं है, सेफ्टी के कंसर्न्स को वो रेज करता है। तो रेड होल कोल माइनिंग या जो इलीगल कोल माइनिंग है उनके रिगार्डिंग एक प्लान है उसको प्रपोज किया गया है कि एक प्रॉपर प्लान है वो बनाया जाए। हाई कोर्ट का जो पैनल है उन्होंने गवर्नमेंट को कहा कि आप प्रॉपर वे में इलीगल माइनिंग को रोकने के लिए एक प्लान को यहाँ पे लेके आइए। हमारे कंट्री के अंदर में जो जंक फूड है उसको कैसे यहाँ पे उसका जो एडवर्टाइजमेंट है उसको एंड है वो किया जाए। अब आप देखिए कि जो ओवर द ईयर्स एक देखने के लिए मिला है कि जंक फूड के अंदर में हाई फैट शुगर एंड सोडियम है उसका प्रेजेंस हुआ करता है जंक फूड के अंदर में, और जो हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है वो नहीं है। तो कैसे जो जंक फूड का एडवर्टाइजमेंट है उससे हमको फ्री है वो किया जा सकता है। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा जब भी आप कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जब भी आप देखिए कि यूट्यूब को आप ओपन करते हो तो वहाँ पे अल्ट्रा प्रोसेस फूड जो है उसका एडवर्टाइजमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा, जिसमें आपको कुछ ऐसा जो पैकेज फूड है उसको बताया जाएगा कि 12 ग्रेन्स हैं, उसका जो ब्रेकफास्ट सीरियल है वो यहाँ पे है, उसको आप अपना यूज़ है वो उसको आप यूटिलाइज है वो कर सकते हो, या आपको इस तरीके से कोई जंक फूड है उसका एडवर्टाइजमेंट है वो अपीयर होगा, चाहे वो सोशल मीडिया हो, चाहे वो आप देखिए कि यूट्यूब का जो प्लेटफॉर्म हो। ओवर द ईयर्स जो जंक फूड का जो एडवर्टाइजमेंट है उसके अंदर में जो कंपनीज हैं उन्होंने बिलियंस ऑफ मनी है उसको यहाँ पे स्पेंड किया है, बिलियंस ऑफ मनी है उसको स्पेंड किया है। इंडिया के अंदर में आप देखिए कि लोगों का जो संख्या है वो ज़्यादा है, तो इंडिया एक वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है उन कंपनीज के द्वारा टू मच एडवर्टाइजमेंट किया जाना उनके प्रोडक्ट का, तो समय के साथ में एक फ्रेमवर्क है उसका ज़रूरत है। क्योंकि स्टूडेंट्स हमने लास्ट ईयर के दौरान में 2025 का जो न्यूज़ रिपोर्ट्स उनमें रीड किया था कि ऐसी जो कंट्री हैं जो डेवलप्ड कंट्री हैं वहाँ पे जो अल्ट्रा प्रोसेस फूड है, जो वहाँ पे पैकेज फूड जो प्रोवाइड किया जाता है कंपनीज के द्वारा, वहाँ पे शुगर का जो क्वालिटी होगा वो काफ़ी कम होगा, सोल्ट है वो भी काफ़ी कम वहाँ पे होगा। हाँ, और जो थर्ड कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनके अंदर में आप देखिए कि जो डेवलपिंग कंट्री हैं उनमें ये जो क्वांटिटी है उसके ऊपर में रेगुलेशन नहीं है। एक पॉलिसी गैप भी एग्जिस्ट करता है कि गवर्नमेंट का जो इंडिया का आप देखिए कि मल्टी सेक्टरल एक्शन प्लान है उसका यहाँ पे एक लैकिंग एग्जिस्टेंस में है। तो एक पॉलिसी गैप होने की वजह से भी ये रीजन है जिसकी वजह से आपको इस तरीके से इस फूड का जो एडवर्टाइजमेंट है, जो प्रेजेंस है वो मिलेगा। फूड एनवायरनमेंट को फिक्स करने का ज़रूरत है, क्योंकि हमारी कंट्री में आप देखिए कि हमने ओवरवेट चिल्ड्रंस का संख्या देखा है, स्टंटिंग एंड वेस्टिंग के जो नंबर्स हैं उनको देखा है कि जिसमें सबसे ज़्यादा जो संख्या है वो इंडिया में यहाँ पे मिला करती है। डिफरेंट हेल्थ रिपोर्ट्स में ये प्रूव हुआ है। तो हेल्थ के जो पैरामीटर्स हैं जिनको कि हमें
अपग्रेड करना है, चिल्ड्रंस का जो हेल्थ है उनको इंश्योर करना है, तो हमें यहाँ पे जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो लगाने होंगे। जो इन्वायरमेंटल जो लॉज हैं, जो हेल्थ के जो लॉज हैं उनको फिक्स करना होगा इस अल्ट्रा प्रोसेस फूड के रिगार्डिंग में भी। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड था, जिनको कि हमने रीड किया। आप इनको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, और जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। जो होमवर्क आपसे पूछा गया है उसको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।